नमस्कार। आज क्लास 11 का मनोविज्ञान का 8वां चैप्टर चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रहसन करते हैं। चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान व्यवहार से किया जा सकता है। चिंतन में मानस चित्र निहित है जो या तो मानसिक प्रतिमा या अथवा संप्रत्यय हो सकता है। समस्या समाधान, तर्कना, चिंतन, निर्णय निर्णयन निर्णय करना, सर्जनात्मक चिंतन जटिल विचार प्रक्रियाएं हैं। समस्या समाधान विशिष्ट समस्याओं के समाधान की ओर निर्देशित चिंतन है। मानसिक विन्यास, कार्यात्मक अस्थिरता, अभिप्रेरण का अभाव, दृढ़ता, प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए कुछ बाधाएं हैं। तर्कना भी समस्या समाधान की तरह लक्ष्य निर्देशित होती है। इसमें निष्कर्ष निकालना होता है और यह निगमनात्मक अथवा आगमनात्मक हो सकती है। निर्णय लेने में हम निष्कर्ष निकालते हैं, मत बनाते हैं, वस्तुओं या घटनाओं के संबंध में निर्णय लेते हैं। निर्णय में व्यक्ति को उपलब्ध विकल्पों में से चयन करना होता है। निर्णय अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। सृजनात्मक चिंतन में कुछ नई एवं मौलिक चीज़ों को उत्पन्न करना निहित है, चाहे वह एक विचार हो, वस्तु हो या अथवा किसी समस्या का समाधान हो। सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति की बाधाओं को दूर करने तथा सृजनात्मक चिंतन कौशलों एवं योग्यताओं को बढ़ाने वाले उपायों के उपयोग करने की आवश्यकता होती है। भाषा स्पष्ट रूप से मानवीय विशेषताएं इनमें प्रतीक होते हैं जो मनुष्यों के बीच आशय, अनुभूतियों, अभिप्रेरकों तथा इच्छाओं को संप्रेषित करने के लिए कुछ नियमों के आधार पर संगठित होते हैं। भाषा में प्रमुख विकास प्रथम 2 से 3 साल की उम्र के दौरान होता है। भाषा एवं विचार जटिल रूप से संबंधित हैं। चिंतन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। उत्तर: चिंतन की संज्ञानात्मक गतिविधियाँ या प्रक्रियाओं का आधार है। यह केवल मानव जाति में ही पाया जाता है। इसमें वातावरण से प्राप्त सूचनाओं का प्रहसन विश्लेषण सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, एक पेंटिंग को देखते समय हम मात्र पेंटिंग के रंग अथवा रेखा स्पर्श पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि हम उसके अर्थ को समझने के लिए चित्र से परे जाते हैं तथा सूचनाओं को अपने वर्तमान ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अतः पेंटिंग की समझ में नए अर्थ का सृजन सम्मिलित है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। इस प्रकार चिंतन एक उच्चतर मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अर्जित अथवा वर्तमान सूचनाओं का प्रहसन एवं विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार का प्रहसन एवं विश्लेषण सार प्रस्तुत करने, तर्क करने और कल्पना करने, समस्या का समाधान करने, समझने एवं निर्णय लेने के माध्यम से उत्पन्न होता है। चिंतन प्रायः संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। खाना बनाने से लेकर गणित की समस्या का हल करने तक दिन प्रतिदिन की सभी गतिविधियों का एक लक्ष्य होता है। एक व्यक्ति यदि कार्य के सुपरिचित हैं तो योजना बनाकर पूर्व में अपनाए गए उपायों को पुनः स्मरण कर, या यदि कृत्य नया है तो रचना कौशल का अनुमान कर लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान बाह्य प्रकट व्यवहार से लगाया जा सकता है। एक चाल चलने से पहले कई मिनट तक चिंतन में तल्लीन
किसी शतरंज के खिलाड़ी को क्या आपने देखा है? आप यह नहीं देख सकते कि वह क्या सोच रहा है। आप उसकी अगली चाल की मात्र यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या सोच रहा था, वह किन युक्तियों का मूल्यांकन कर रहा था। संप्रत्यय क्या है? चिंतन प्रक्रिया में संप्रत्यय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर: आप यह कैसे जानते हैं कि शेर एक पक्षी नहीं है जबकि तोता है? जब हम एक परिचित अथवा अपरिचित वस्तु या घटना को देखते हैं तब हम वस्तु या घटना के लक्षणों का खोज कर उनका मिलान पहले से ही विद्यमान वस्तुओं एवं घटनाओं के संवर्ग से करते हुए उसे पहचानने का प्रयास करते हैं। उदाहरणतः, जब हम एक सेब को देखते हैं तो इसे हम फल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जब हम एक मेज को देखते हैं तो इस पर हम फर्नीचर के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जब हम एक कुत्ते को देखते हैं तो इसे हम पशु के रूप में वर्गीकृत करते हैं, इत्यादि। जब हम एक नई वस्तु को देखते हैं और हम उसके लक्षणों को खोजने का प्रयास करते हैं, पहले से विद्यमान संवर्ग के लक्षणों से मिलान करते हैं और यदि मिलान पूर्ण है तब हम उसे उस संवर्ग का नाम दे देते हैं। उदाहरणार्थ, सड़क पर टहलते समय आपको बहुत छोटे आकार का एक चतुष्पाद मिल जाता है। चेहरा कुत्ते की तरह है, अपनी पूंछ हिला रहा है और अपरिचितों पर भौंक रहा है। आप निस्संदेह उनकी पहचान एक कुत्ते के रूप में करेंगे। संभवतः सोचेंगे कि यह एक प्रजाति का है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। आप यह भी निष्कर्ष निकालेंगे कि यह अपरिचितों को काटेगा। संप्रत्यय एक संवर्ग का मानस चित्रण है। यह एक समान या उभयनिष्ठ विशेषताओं वाली वस्तु, विचार या घटना का वर्ग है। अधिकांश संप्रत्यय जिनका उपयोग लोग चिंतन में करते हैं वे न तो स्पष्ट होते हैं और न ही संदिग्ध होते हैं। वे अस्पष्ट होते हैं। वे एक दूसरे से कुछ अंश तक मिलते जुलते हैं और प्रायः अस्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। उदाहरणतः, एक छोटे स्कूल को आप किस संवर्ग में रखेंगे? क्या आप इसे किसी कुर्सी अथवा मेज के अंतर्गत रखेंगे? इसका उत्तर संभवतः यह होगा कि हम एक प्रतिमान आदि प्रारूप का निर्माण करेंगे। किसी संवर्ग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि सदस्य आदि प्रारूप होता है। मनोवैज्ञानिक एलिनार रॉस का तर्क है कि यह समझने में कि लोग संप्रत्यय के विषय में किस प्रकार सोचते हैं, वास्तविक जीवन में प्रायः आदि प्रारूप की आवश्यकता होती है। आदि प्रारूप मिलान करने में लोग एक वस्तु की एक संवर्ग की सबसे प्रातिनिधिक वस्तुओं से तुलना करके एक निश्चित करते हुए हैं कि क्या वह उस संवर्ग का सदस्य है। अतः स्टूल के उपयुक्त उदाहरण में आप इसकी तुलना एक स्तरीय मानक मध्यम कुर्सी उदाहरण मानते हैं एक छोटे अध्ययन मेज से करेंगे। इसके बाद स्टूल की विशेषताओं का मिलान इन दोनों संप्रत्ययों से करेंगे। यदि वह कुर्सी से मेल खाता है तो इसे आप कुर्सी संवर्ग में रखेंगे, अन्यथा इसे मेज संवर्ग में रखेंगे। दूसरे उदाहरण को लें। कप का संप्रत्यय कप मूर्त वस्तु है। उत्तोदर इनमें ठोस या द्रव को रखा जा सकता है। इसमें हैंडल होते हैं। उन कपों के विषय में क्या कहेंगे जिन्हें हम बाजार में देखते हैं जिन्हें हैंडल नहीं है, रूप में वर्गाकार तथा आकार में बड़े हैं। एक प्रयोग में प्रतिभागियों का उपयुक्त चित्र की तरह कपों के चित्र दिखाए गए हैं। डब्ल्यू लेबाव ने उनसे पूछा, आप इनमें
से किस का संप्रत्यय का आदि रूप प्ररूप कहेंगे। प्रतिभागियों ने प्रायः 5 नंबर को चुना। रोचक बात यह रही कि कुछ प्रतिभागियों ने नंबर को एक कटोरा तथा 9 नंबर्स को एक फूलदान कहा, क्योंकि वे बहुत भिन्न थे। समस्या समाधान की बाधाओं की पहचान कीजिए। उत्तर: समस्या समाधान में अवरोध। समस्या समाधान के 2 प्रमुख अवरोध निम्नलिखित हैं। मानसिक विन्यास व्यक्ति के समस्या समाधान करने की एक प्रवृत्ति है, जिसमें वह पहले से प्रयोग की गई मानसिक संक्रियाओं अथवा उपायों का अनुसरण करता है। किसी विशिष्ट युक्ति की पूर्व सफलता नई समस्या के समाधान में कभी-कभी सहायक होगी। यद्यपि यह प्रवृत्ति मानसिक दृढ़ता भी उत्पन्न करती है, जो समस्या के समाधानकर्ता के लिए नए नियमों युक्तियों के विषय में सोचने में बाधक बनती है। अतः कुछ स्थितियों में जहाँ मानसिक विन्यास समस्या समाधान की गुणवत्ता और गति में वृद्धि करता है, वहीं अन्य स्थितियों में यह समस्या समाधान को बाधित करता है। आपने इसका अनुभव अपनी पाठ्य पुस्तक की गणितीय समस्याओं को हल करते समय किया होगा। कुछ प्रश्नों को हल कर लेने के बाद आप इन प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक नियमों के बारे में एक धारणा विकसित कर लेते हैं। बाद में आप उन्हीं नियमों का अनुसरण करते चले जाते हैं उस समय तक जब तक कि आप असफल नहीं हो जाते। इस समय आप पहले से प्रयुक्त नियमों का परिहार करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। ये नियम आपको नई युक्तियों पर विचार करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। फिर भी हम दिन प्रतिदिन की कार्यों में प्रायः मिलती-जुलती या संबंधित समस्याओं के पूर्व अनुभव पर निर्भर करते हैं। मानसिक विन्यास के समान ही समस्या समाधान में प्रक्रियात्मक स्थिरता उस समय उत्पन्न होती है जब लोग किसी चीज़ या परिस्थिति के सामान्य प्रकारों पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या का हल करने में विफल हो जाते हैं। यदि आपने कभी रोटी दबती मुड़ी हुई पुस्तक का उपयोग कील ठोकने के लिए किया है, तो आप मानसिक स्थिरता को पार कर चुके हैं। प्रेरणा का अभाव। सभी लोग समस्या समाधान करने में कुशल हो सकते हैं, परंतु वे अभी प्रेरित नहीं हैं, तो उनकी दक्षता एवं योग्यता किसी काम की नहीं है। कभी-कभी लोग जब पहले ही चरण को पूरा करने में कठिनाई या असफलता का अनुभव करते हैं, तो वे शीघ्र ही निराश होकर कार्य छोड़ देते हैं। अतः समस्या का समाधान या हल ढूंढने के लिए कठिनाई के बाद भी उन्हें अपने प्रयास में निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है। समस्या समाधान में तर्कना किस प्रकार सहायक होती है। यदि आप रेलवे प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति को तेजी से दौड़ते हुए देखते हैं, तो आप अनेक प्रकार के अनुमान लगा सकते हैं। जैसे वह रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, वो जो अभी छूटने वाली है, वह अपने मित्र को विदा करना चाहता है जो छूटने वाली रेलगाड़ी में बैठा है। उसे अपना बैग गाड़ी में छोड़ दिया है। उसे गाड़ी छूटने से पहले प्राप्त करना चाहता है। यह समझने या अनुमान करने के लिए कि वह व्यक्ति क्यों दौड़ रहा है, आप अनेक किस प्रकार तर्कना निगमनात्मक अथवा आगमनात्मक का उपयोग कर सकते हैं। निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्कना। चूँकि आपका पूर्व अनुभव यह बताता है कि प्लेटफार्म पर लोग रेलगाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि इस व्यक्ति को देर हो रही है और वह रेलगाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। तर्कना का वह प्रकार जो एक अभिग्रह या पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है, उसे निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। अतः निगमनात्मक तर्कना एक समान अभिग्रह
को विकसित करना है जिसे आप जानते हैं या विश्वास करते हैं सही, और फिर इस अभिग्रह के आधार पर विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरे शब्दों में, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर की तर्कना है। आपका सामान्य अभिग्रह यह है कि लोग प्लेटफार्म पर जब दौड़ते हैं तब उन्हें गाड़ी पकड़ने में देर हो रही होती है। आदमी प्लेटफार्म पर दौड़ रहा है, अतः उसे गाड़ी पकड़ने के लिए देर हो रही है। एक गलती जो आप कर रहे हैं वह यह है कि आप मान लेते हैं कि परंतु हमेशा नहीं जानते हैं कि मूल कथन या अभिग्रह सही है। यदि आधारभूत सूचना सही नहीं है, अर्थात लोग दूसरे कारणों से भी प्लेटफार्म पर दौड़ते हैं, तो आपका निष्कर्ष अवैध या गलत होगा। नीचे दिए गए चित्र में क्या यह चूहिया सही और वैध निष्कर्ष निकाल रही है? यह जानने के लिए आदमी प्लेटफार्म पर क्यों दौड़ रहा है, एक दूसरा तरीका भी है, आगमनात्मक तर्क का उपयोग करना। कभी कभी आप स्वयं अन्य संभावित कारणों का विश्लेषण करते हैं। वह तर्कना जो विशिष्ट तथ्यों एवं प्रश्न पर आधारित होती है उसे आगमनात्मक तर्कना कहा जाता है। आगमनात्मक तर्कना विशिष्ट प्रश्नों पर आधारित सामान्य निष्कर्ष निकालना है। पूर्व के उदाहरण में आप अन्य व्यक्ति की अनुवर्ती क्रिया या गतिविधियों का परीक्षण करते हैं, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रवेश करना, एक बैग के साथ वापस आना। अपने परीक्षण के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे कि व्यक्ति ने रेलगाड़ी में अपना बैग छोड़ दिया था। यहाँ आप संभवतः सभी तथ्यों को जाने बिना एक निष्कर्ष पर पहुँचने की गलती करते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि तर्कना एक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए सूचनाओं को एकत्रित एवं विश्लेषित करने की एक प्रक्रिया है। इस अर्थ में तर्कना समस्या समाधान का भी एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, क्या निर्णय लेना निर्णयन अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं? व्याख्या कीजिए। निर्णयन निगमनात्मक एवं आगमनात्मक तर्कना हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। निर्णय लेने में हम ज्ञान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, धारणा बनाते हैं, घटनाओं एवं वस्तुओं को मूल्यांकन करते हैं। इस उदाहरण पर विचार करें। यह आदमी बहुत वाचाल है, लोगों को मिलना पसंद करता है, दूसरों को सरलता से सहमत कर लेता है, वह बिक्री करता है, नौकरी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इस व्यक्ति के बारे में हमारा निर्णय एक निर्णय बिक्रीकर्ता के लक्ष्यों को विशेषताओं पर आधारित है। कभी कभी निर्णय स्वचालित होते हैं और इसके लिए व्यक्ति की ओर किसी चेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती तथा ये आदतवश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लाल बत्ती देखने पर ब्रेक लगना, किंतु उपन्यास अथवा साहित्यिक पुस्तक के मूल्यांकन में आपके पूर्व ज्ञान एवं अनुभव के संदर्भ की आवश्यकता होती है। एक पेंटिंग के संदर्भ के मूल्यांकन में आपकी व्यक्तिगत अभिरुचियाँ और पसंद सम्मिलित होगी। अतः हमारे निर्णय हमारे विश्वास और अभिरुचियों से स्वतंत्र नहीं होते। नवीन अर्जित सूचना के आधार पर हम अपने
नए निर्णय के परिवर्तन भी करते हैं। एक उदाहरण देखिए, एक नया अध्यापक विद्यालय के पद पर प्रभार ग्रहण करता है। विद्यार्थी तत्काल निर्णय लेते हैं कि अध्यापक बहुत कठोर है। बाद की कक्षाओं में वे अध्यापक घुल मिल जाते हैं और अपने निर्णय के परिवर्तन कर लेते हैं। अब वे अध्यापक का मूल्यांकन अत्यंत छात्र मित्र के रूप में करते हैं। अनेक समस्याएं जिनका समाधान हम प्रतिदिन करते हैं, जिसमें निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। पार्टी में जाने के लिए क्या पहने, रात के भोजन में क्या खाएं, हम अपने मित्र से क्या कहना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने में पाया जाता है। निर्णयन में हम विकल्पों का चयन करते हैं जो कभी कभी व्यक्तिगत महत्व के विकल्पों पर आधारित होता है। निर्णयन और निर्णय परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। निर्णयन में हमारे समक्ष जो समस्या होती है वह प्रत्येक विकल्प से संबंधित लागत लाभ का मूल्यांकन करते हैं। विकल्पों में से चयन करना, उदाहरणार्थ कक्षा 11 के विषय के रूप में मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र में से किसी एक के चयन करने का विकल्प जब हमारे पास है तो यह निर्णय हमारी रुचि, भावी अवसर, पुस्तकों की उपलब्धता, अध्यापकों की दक्षता इत्यादि पर आधारित होगा। वरिष्ठ छात्रों और अध्यापकों से बातचीत, कुछ कक्षाओं में पढ़ लेना आदि के द्वारा हम इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। निर्णयन अन्य तरह की समस्या समाधान से हटकर निर्णयन से हम पूर्व से ही विभिन्न समाधानों या विकल्पों को जानते हैं, उनमें से एक का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए, आपका मित्र बैडमिंटन का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसे राज्य स्तर पर खेलने का अवसर मिल रहा है। उसी समय वार्षिक परीक्षा नज़दीक आ रही है। उसके लिए उसे गहन अध्ययन की आवश्यकता है। उसे दो विकल्पों, बैडमिंटन के लिए अभ्यास या वार्षिक परीक्षा के लिए अध्ययन में से एक चुनना होगा। इस स्थिति में उसका निर्णय विभिन्न परिणामों को मूल्यांकन पर आधारित होगा। सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया में अपसारी चिंतन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया में अपसारी चिंतन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रवाह, लचीलापन, यांत्रिकता, विस्तरण आते हैं। सृजनात्मक चिंतन में विभिन्न प्रकार के अवरोध क्या है? सृजनात्मक चिंतन करने में विभिन्न अवरोध आते हैं जिन्हें आभासिक, प्रात्यक्षिक, अभिप्रेरणात्मक, संज्ञानात्मक एवं सांस्कृतिक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नियमित कार्यों को सरलता एवं दक्षता से करने के लिए यद्यपि आभासिक अध्ययन की अधिक आवश्यकता होती है, फिर भी आदतों के वशीभूत हो जाने, विशेष रूप में सोचने या चिंतन करने के तरीकों में की प्रवृत्ति सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। हम किसी घटना या वस्तु के सुपरिचित तौर तरीके से चिंतन और प्रत्याख्यान के इतने अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं कि नए तरीके से सोचना बहुत कठिन हो जाता है। शीघ्रता से निष्कर्ष पर पहुंचने की हमारी यह प्रवृत्ति समस्याओं को नवीन परिप्रेक्ष्य में न देखते हैं, कार्य करने के सामान्य एवं घिसे पिटे तरीके से संतुष्ट हो जाने या पूर्व कल्पित धारणा से ऊपर उठने की इच्छा का अभाव, तत्कालिक निर्णय में परिवर्तन की अयोग्यता इत्यादि संबंधित हो सकती है। प्रात्यक्षिक अवरोध हमें नए और मौलिक विचारों के प्रति खुला दृष्टिकोण रखने से रोकते हैं। सृजनात्मक चिंतन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर: सृजनात्मक चिंतन का सामर्थ्य हम सभी में है। कुछ थोड़े से प्रतिभाशाली कलाकारों या वैज्ञानिकों या कुछ चुनिंदा लोगों के तक ही सीमित नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की अभिव्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी सीमा तक
सृजनात्मक हो सकता है। इसके निर्धारण में यद्यपि आनुवंशिक कारक महत्वपूर्ण हैं, तथापि पर्यावरणीय कारक सृजनात्मक चिंतन योग्यता के विकास को प्रोत्साहित या बाधित करते हैं। भारत सहित विभिन्न देशों में शोधकर्ताओं ने परिवेशीय कारकों के कारण विभिन्न अवस्थाओं के स्कूल के बच्चों में के सृजनात्मक चिंतन के स्तर में गिरावट प्रदर्शित की है। इसके विपरीत शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों, सजातीय एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों में काफ़ी अविकसित सृजनात्मक होती है और वे अनेक प्रकार से सृजनात्मक होते हैं। शोध से यह भी स्पष्ट हुआ है कि हम सभी अभ्यास प्रशिक्षण के द्वारा अपनी सृजनात्मक चिंतन योग्यताओं का समुचित उपयोग कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन की समस्याओं का सृजनात्मक एवं प्रभावशाली समाधान करने में हम अधिक कल्पनाशील, लचीला एवं मौलिक बन सकते हैं। एक व्यक्ति के विकास परिपूर्णता के लिए सृजनात्मक चिंतन का विकास महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, क्या चिंतन भाषा के बिना होता है? पर चर्चा कीजिए। चिंतन की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के विषय में आप सभी जानते हैं। हम सोचते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द या भाषा आवश्यक है। यह खंड भाषा और विचार के मध्य संबंध की परीक्षा करता है। भाषा विचार को निर्धारित करती है। विचार भाषा को और भाषा विचार के उद्गम भिन्न है। विचार के निर्धारण के रूप में भाषा, हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के बंधुत्व संबंधों के लिए हम विभिन्न प्रकार के अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं। माता के भाई, पिता के बड़े भाई, पिता के छोटे भाई तथा माता की बहन की पति, पिता की बहन की पति आदि के लिए हमारे पास अलग अलग शब्द हैं। एक अंग्रेजी में इन सभी संबंधित शब्दों के लिए एकमात्र शब्द अंकल का उपयोग करता है। अंग्रेजी भाषा के रंगों के लिए अनेक शब्द, जबकि कुछ जनजातीय भाषाओं में केवल 2 से 4 रंगों के नाम हैं। ऐसी भिन्नताएं हमारे सोचने या चिंतन करने के तरीके के लिए महत्व रखती है। क्या एक भारतीय बच्चे के लिए रिश्ते नातों में विभेद करना अपने अंग्रेजी भाषा प्रत्यक्ष की तुलना में सरल है? क्या हमारी चिंतन प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसका वर्णन भाषा के किस प्रकार करते हैं? सच तो यह है कि चिंतन भाषा के बिना नहीं होता। मनुष्य में भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है? आयु के विभिन्न स्तरों पर मनुष्य किस प्रकार भाषा को अर्जित करता है एवं कैसे उसका उपयोग करता है, यह विचारणीय प्रश्न है। कुछ क्षण सोचें, आप जो कहना चाहते हैं उसके अभिव्यक्ति के लिए यदि आपके पास भाषा न हो तो क्या होगा? भाषा के अभाव में अपने विचारों और अनुभूतियों को संप्रेषित करने में आप सक्षम नहीं होंगे। न ही आपके पास यह जानने का अवसर होगा कि दूसरे क्या सोचते या अनुभव करते हैं। एक बच्चे के रूप में आपने पहली बार जब माँ 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 कहना प्रारंभ किया तो न केवल आपका इस प्रक्रिया के अनवरत दोहराने के लिए अत्यधिक बढ़ावा दिया, बल्कि यह आपके माता पिता और अन्य पालनकर्ता के लिए भी हर्ष एवं आनंद का एक अद्भुत क्षण था। धीरे धीरे अपने माँ और पापा कहना सीख लिया और अपनी आवश्यकताओं, अनुभूतियों और विचारों को संप्रेषित करने के लिए कुछ समय बाद अपने 2 या अधिक शब्दों को जोड़ा। परिस्थितियों के लिए उपयुक्त शब्दों को अपने सीखा। इन शब्दों से एक वाक्य बनाने के नियमों को भी आपने सीखा। आरंभ में आप घर में प्रयुक्त होने वाली भाषा में संप्रेषण करना सीखा। स्कूल में शिक्षण की औपचारिक भाषा को सीखा। ऊपर की कक्षाओं में प्रोन्नत किए गए अन्य भाषाओं को सीखा। यही भाषा अर्जन की प्रक्रिया है।
कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चिंतन की प्रक्रिया विभिन्न प्रतीकों का मानसिक प्रहसन किया जाता है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मौलिक गुण है। वैध चिंतन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं तो सभी पर्याप्त समय, रुचि, ध्यान, प्रबल प्रेरणाएं। चिंतन का विषय चिंतक के सम्मुख होने की स्थिति में होने वाले विचलन वाले व चिंतन को कहते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन कुछ समय के लिए चिंतन की सक्रिय प्रक्रिया को स्थगित करके उसे मस्तिष्क में रखने को कहते हैं गर्भीकरण। कौन सा तत्व प्रामाणिक चिंतन में बाधक है? उपयुक्त सभी विभिन्न प्रकार के सुझाव, संवेगों का प्रभाव, पूर्वाग्रहों का प्रभाव। निम्नलिखित में कौन सा तत्व चिंतन के बाधक नहीं है? प्रेरणाएं। गणित में प्रयुक्त अथवा प्लस अथवा भागा के चिन्ह को चिंतन के संदर्भ में क्या कहते हैं? उपयुक्त में से कुछ नहीं। प्रतीक। गणित के प्रयुक्त में प्लस अथवा भागा के चिन्ह के चिंतन के संदर्भ में क्या कहते हैं? प्रतीक। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।